fresh good morning to all present over there. Welcome guys. So we have discussed a lot about the chapter principles of inheritance and variation, and for today our topic of discussion will be the inheritance of two genes. Okay, so the very first thing that you should keep in mind is बेटा जब दो जीन्स के इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो अभी तक हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, और अब हम बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. ठीक है, तो मेंडल ने ना सिर्फ ऐसे प्लांट्स को कंसीडर किया जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के थे, बल्कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स पे स्टडी की, एक्सपेरिमेंटेशन किया जिसमें कि दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स प्रेजेंट हों, प्योर लाइन हो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की. ठीक है, तो जो सबसे पहला हम कैरेक्टर इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेट ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या था कि कलर, सीड कलर और सीड शेप. सीड कलर एंड सीड शेप, ये दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ मेंडल ने स्टडी किया. जो सीड कलर है बेटा वो डोमिनेंट कौन सा कलर था? The dominant color was yellow. So capital Y is for yellow and small y will be for green color. This was the dominant and the recessive one was green color. Okay, I shall mention over here that it is green and this is yellow. Similarly, when we talk about the seed shape, then the round shape was the dominant one and the wrinkled shape of the seed was the recessive trait. So, we will be mentioning here capital R for round and small r for wrinkled. अब बेटा प्योर लाइन ट्रेड्स थे, तो जब पेरेंट्स को क्रॉस करवाया गया, when the parents that was capital R and capital Y were crossed with small r and small y. ठीक है, प्योर लाइन थे तो क्या हो जाएगा? प्योर लाइन थे तो ये भी और ये भी एंड दिस एंड दिस. प्योर लाइन की कैसी कंडीशन होती है? होमोजाइगस कंडीशन होती है एलील्स की. तो बेटा जब इनको क्रॉसिंग करवाई गई तो यहाँ से गैमेट्स क्या बन जाएंगे? यहाँ से बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से क्या बनेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई. अच्छा जरा इसका फिनोटाइप बताओ. स्मॉल आर स्मॉल वाई इज ग्रीन बट wrinkled. ठीक है, इसके फिनोटाइप बताओ. कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन फॉर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस वाज येलो राउंड. Fine. So capital R small y shows that the seed is round but yellow in color, and small r small y shows that the seed is yellow but wrinkled in shape. अब क्रॉसिंग करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास? क्या रिजल्टेंट होगा बताइए जरा. यूनिट स्क्वायर बना लेते हैं. ठीक है, कम रहेगा ये तो. देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इस तरफ लिया क्या? कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो कंडीशंस क्या क्या जनरेट होंगी? अगर आपको ध्यान हो कि मेंडल ने जो सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसमें क्या कंडीशंस आ रही थी बेटा? जो अलील्स थे वो तो बन रहे थे हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेट था
वो फिनोटाइप में शो हो रहा था। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन क्रिएट हो रही थी तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, My baby is awake. ओके तो बेटा उसमें देखो पुनेट स्क्वायर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसकी। ये जो गैमेट्स आए हैं, जब ये दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो कंडीशन क्या क्रिएट हो जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि दो एलियंस होते हैं, दो पेरेंट्स से आते हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यानी कि क्या बना है, फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, राउंड। क्यों, क्योंकि आर जो है वो डोमिनेंट कंडीशन है। ठीक है, कैपिटल आर इज द डोमिनेंट कंडीशन और कैपिटल वाई क्या है बेटा, येलो, यानी डोमिनेंट कंडीशन। राउंड सीड बट येलो इन कलर। ये हमारा जो है F1 जनरेट होगा, यानी कि सभी जितने भी प्लांट्स हम ग्रो करवाएंगे इस क्रॉसिंग के साथ, उसमें जो सीड होंगे वो राउंड होंगे और येलो कलर के जनरेट होंगे। ध्यान दीजिए, मैंने अभी पहले भी आपको प्रीवियसली रिकॉल करवाया, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉसिंग करवाई थी तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, ऑल वर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ आ गई है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर मेंडल ने क्या करवाया था, जो F1 फिलियल कंडीशन आई थी, जो F1 जनरेशन क्रिएट हुई थी, उसी में सेल्फिंग करवाई थी, उसी में सेल्फ क्रॉसिंग करवाई थी। यानी कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारे पास क्रिएट हुई है, इसे की हम क्रॉसिंग करवाएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे। सेल्फ क्रॉसिंग करवाने के टाइम पे हमारे पास गैमेट्स क्या होंगे बेटा, देखो इससे गैमेट्स क्या क्या बन सकते हैं, ये आर आ सकता है इस कैपिटल वाई के साथ, ठीक है, ये आर आ सकता है स्मॉल वाई के साथ, ये स्मॉल आर आ सकता है इस कैपिटल वाई के साथ, और ये स्मॉल आर आ सकता है इस स्मॉल वाई के साथ। ये कंडीशन क्या होगी, राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी, रिंकल येलो, और ये कंडीशन क्या होगी, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमेट्स हैं। फाइन, अब पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। पुनेट स्क्वायर क्या है, रिग्नार्ड सी रिग्नार्ड के द्वारा दिया गया एक स्क्वायर है, ज्यादा छोटा हो गया ये, सी रिग्नार्ड द्वारा दिया गया एक स्क्वायर है। इससे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं सारी प्रोबेबिलिटीज को, किस चीज के कॉम्बिनेशंस शो करते हैं बेटा इसकी मदद से। कितने हैं हमारे पास, 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि 1 2 4 rows and 4 columns will be required। जितने पॉसिबिलिटीज गैमेट्स की हैं उतने ही रोज और कॉलम्स का रिक्वायरमेंट होगा। ये क्लियर हुआ। अब बेटे देखो लिखना शुरू कर दो, यहाँ से जो गैमेट्स हैं वो लिखने मेंशन करने शुरू कर दीजिए। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा हो रहा है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई and small y. Similarly, write it down on this side. Capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. ओके, अब कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। देखो ये जो है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको फर्स्ट स्क्वायर में लिख दो। ठीक है, अब इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा चलो इसका बताते हैं। देखो रो कौन सी है ये और कॉलम कौन सा है ये।
तो यानी कि इसको इससे करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, चलो इसका बताओ, ये क्रॉसिंग इसके साथ, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। इसी तरह से कर सकते हो। इसके बताओ जरा, देखो दोनों तरफ कहाँ जा रहा है, यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब जरा इनके फिनोटाइप चेक करो। कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट कंडीशन, राउंड होगा, येलो, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा राउंड येलो, ठीक है। आप अपने पुनेट स्क्वायर को इतना बड़ा बनाएंगे कि आप ये चीज इसी में मेंशन कर सकें। फिर है हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कैपिटल आर होमोजेगस कंडीशन, डोमिनेंट, राउंड, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई हेटेरोजेगस कंडीशन, डोमिनेंट क्या है, येलो, ठीक है। इसको देखो जरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर इज डोमिनेंट सो राउंड एंड होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, तो बेटा ये हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। इसका बताओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर होमोजाइगस रिसेसिव एलील, तो क्या होगा, रिंकल, कैपिटल होमोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन यानी कि येलो। इसी तरह से करके आप इस पुनेट स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे और जो भी डाटा आएगा उसको चेक करेंगे कि रेशियोज क्या आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशियोज आएंगे उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास बेटा जो कंप्लीट पुनेट स्क्वायर है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये कौन सी जनरेशन थी, F2 जनरेशन थी, क्योंकि इसमें हम जीनोटाइप्स को मेंशन कर रहे हैं, सो वी आर मेंशनिंग F2 जीनोटाइप इन द पुनेट स्क्वायर। अब बेटा इसके फिनोटाइप को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कितने प्रोबेबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, राउंड येलो हो सकता है हमारे पास, राउंड ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये मैंने मेंशन कर लिए हैं, बीच में रेशियोज के साइन लगा दिए हैं। राउंड येलो को काउंट करोगे आप इसमें से और मेंशन करोगे तो नंबर मिलेगा आपको 9। राउंड ग्रीन को काउंट करोगे तो नंबर मिलेगा 3। रिंकल्ड येलो को काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 3 और रिंकल्ड ग्रीन को जब आप काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। हमारा रिसेसिव ट्रेट क्या था, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक, वो 1 आया है रेशो के अंदर। हमारा जो मेजर डोमिनेंट ट्रेट था वो क्या था, राउंड येलो, जो कि आया है 9, यानी कि मैक्सिमम क्या है, डोमिनेंट है और एक जो है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट को शो कर रहा है होमोजाइगस कंडीशन में। इतना क्लियर हुआ। अब इससे क्या सीखा कि शुरुआत में जो हमने येलो राउंड लिए थे और रिंकल ग्रीन लिए थे, बेटा ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितने भी राउंड सीड होंगे वो येलो ही कलर के होंगे, नो, ये 2 सेपरेट ट्रेट्स हैं और ये अपनी खुद की क्षमता रखते हैं दूसरे ट्रेट के साथ मिक्स एंड मैच होने की और दोबारा से रीअकर होने की, किसमें, आने वाली जनरेशन्स में। यहीं से हमें जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो पता लगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है फ्रंट में आगे बढ़ावा मिलना, ठीक है। ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब हम 2 ट्रेड्स को इकट्ठा लेके चलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन था वही कंटिन्यू रहेगा सभी जनरेशन्स के अंदर। नो, द अलील्स आर फ्री टू मिक्स एंड मैच विद द ट्रेड्स, with the alleles of other traits, and they can form various kind of possible combinations in the upcoming generations। ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ पढ़ चुके हैं हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें क्या बोला गया है, जिन फैक्टर्स के बारे में मेंडल ने बताया था बेटा उन्हीं को स्टडी किया अलग अलग साइंटिस्ट ने और मेंशन किया कि हाँ जो फैक्टर्स की बात मेंडल ने बताई है वो सही है और उन्हीं को
क्रोमोसोम्स और जीन से रिलेट करके दोबारा से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने रिसर्च पेपर्स में पब्लिसाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। देखिए मेंडल ने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, मेंडल ने अपने सारे काम को पब्लिश किया 1865 में, लेकिन उस टाइम ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये रिसर्च सभी के पास नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, आज के ज़माने की तरह उस टाइम बेटा इंटरनेट फैसिलिटीज़ तो थी नहीं। ठीक है, तो आज तो जो भी चीज़ डिस्कवर होती है वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से फिजिकल फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उस टाइम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। तो जो डिस्कवरीज होती थी उनको एक्सेप्ट होने में, पब्लिकली एक्सेप्ट होने में टाइम लगता था। तो जो मेंडल का काम था उसने उसको 1865 में पब्लिश किया, लेकिन 1900 तक जो है किसी को भी अवेयरनेस नहीं थी मेंडल के काम की। 1900 के बाद जो है मेंडल के काम की सराहना या उसकी अवहेलना यानी कि अप्रिशिएशन या उसको उसमें नुक्स निकालना शुरू किया गया। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो मेंडल के अगेंस्ट थे। क्यों? सर्टेन रीजंस की वजह से। पहली बात, जो जीन्स का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल नया था। ठीक है, और लोग इससे सहमति नहीं रखते थे। जो फैक्टर्स की बात मेंडल कर रहे थे उनसे बाकी सारे साइंटिस्ट्स को ये दिक्कत थी कि भाई किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे बेटा मैं न्यूक्लियस की अगर बात करती हूँ तो आज तो आपको अवेयरनेस है कि हाँ सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब तक किसी चीज़ की डिस्कवरी नहीं की गई हो तब तक वो एक हाइपोथेसिस बन के रह जाती है। ठीक है, तो पहली बात जो डिस्क्रीट यूनिट वाली बात थी वो साइंटिस्ट को हजम नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस दिखाई दे रही थी। मेंडल तो कह रहे थे कि जो जीन्स हैं या फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सिमिलर होगा किससे? पेरेंट्स से, और कहीं भी इंटरमीडिएटली लाई नहीं करेंगे ट्रेट्स, या तो पेरेंट्स से सिमिलर होंगे या मतलब या तो मदर से सिमिलर होंगे या फादर से सिमिलर होंगे। फाइन, तो सेकेंड थी वेरिएशंस। फिर जो हम इवोल्यूशन देखते हैं, वेरिएशंस देखते हैं टाइम के साथ, वो किस लिए जनरेट हो रही थी? तो कुछ साइंटिस्ट ने उसके लिए आर्ग्यू किया। थर्ड था मैथमेटिकल एप्लीकेशन। मेंडल ने प्रोबेबिलिटी लगाई, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए, जिसकी जो कि एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था बायोलॉजिस्ट के लिए उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए वो मतलब जो है इस चीज़ पे रोई इज फाइंडिंग समथिंग फनी इन माय लेक्चर। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट को ये बात जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाई थी। मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करके वो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, मतलब बायोलॉजी है, लेट इट बी लिमिटेड अप टू बायोलॉजी। फोर्थ था कि जो फैक्टर्स या जीन्स की बात हो रही थी उसका कोई भी ठोस सबूत नहीं था। ठीक है, यानी कि कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था मेंडल के पास जीन्स को या फैक्टर्स को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई देखो ये चीज़ है, ये फैक्टर है, दिखाई दे रही है, ये इस तरह से काम करेगी। इस तरह का कोई भी प्रूफ मेंडल के पास नहीं था। यही कारण था कि मेंडल के लॉज को जो है पब्लिकली एक्सेप्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया। मेंडल शुड बी थैंकफुल टू 3 साइंटिस्ट, डी वेरिस, स्कर्मार्क एंड वन मोर। Who was it? Correns, डी वेरिस, Correns and Skermark. डी वेरिस, Correns and Skermark। इन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम की जो है रिस्पेक्ट रखी और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। ठीक है, ये मोलिकुलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे और इन्होंने देखा कि जिन फैक्टर्स की मेंडल बात कर रहा है वो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं किससे? देखो अब यहाँ फैक्टर्स को जीन्स बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें फैक्टर्स को जीन्स बोला जा रहा है। तो इन 3 साइंटिस्ट ने बताया कि जो जीन्स की बात मेंडल कर रहा है ये सिमिलर है किससे? क्रोमोसोम से। जीन्स भी डबल पेयर में होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स भी होमोलोगस होते हैं, 2 होते हैं, एक फादर से आता है एक मदर से आता है। ठीक है,
मिटोसिस के ये मियोसिस के टाइम पे यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ओके कम लेट मी इंट्रोड्यूस यू. So she is the disturbing element in today's class. She is alone today. Her grandmother is not at home, so she is continuously disturbing us in between. Okay? तो बेटा क्या चीज़ थी देखो, इन तीन साइंटिस्ट ने बताया कि जिन जीन्स की मेंडल बात करता है वो किससे सिमिलर है, वो क्रोमोसोम से सिमिलरिटी रखते हैं. क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं, जीन्स भी पेयर में, जो फैक्टर्स हम बात कर रहे थे मेंडल के, ठीक है. और जीन्स भी जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे. हमारे क्रोमोसोम्स भी एनाफेज जो आता है मियोसिस में, उसके टाइम पे क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाते हैं. तो इस तरह से करके कुछ पॉइंट्स डी वेरियस कॉरेंस और स्कर्मान ने दिए जो कि प्रूव कर पा रहे थे मेंडल के काम को. तो जो फिजिकल एविडेंस की हमारे पास लैकनेस थी वो उस टाइम तक, इन तीन के टाइम तक जो है माइक्रोस्कोपी भी काफ़ी इम्प्रूव कर गई थी और क्रोमोसोम्स को डिवाइड होते हम दिखा पा रहे थे अपने बात को प्रूव करने के लिए. ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज इस तरह से क्लास नहीं ली जा सकती. ठीक है, आप यहाँ तक इसको पढ़िएगा एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय, से बाय रूही, बाय बाय, नोटी बाय.